नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्वज्ञ मिश्र द्वारा लिखे गए निबंध का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है, सहिष्णुता राष्ट्रीय एकता की कुंजी है। तो हम देखेंगे किस तरह से सहिष्णुता जो है राष्ट्रीय एकता की कुंजी है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि निबंध लेखन में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जिस भी विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक पर हमारी फेमिलैरिटी कितनी है, उसके प्रति हमारा ज्ञान और समझ कितनी है। इसके आधार पर ही हम हमारे निबंध के विषय का चयन करते हैं। जब हम निबंध लेखन करते हैं तो विषय से भटकाव हमारा नहीं होना चाहिए, दृष्टिकोण हमारा अंतर अनुशासनात्मक होना चाहिए, हमारी राइटिंग में कॉम्प्रिहेंसिवनेस झलकनी चाहिए। हमें सभी प्रकार के पहलुओं का समावेशन करना होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी सभी प्रकार के पहलुओं को हमें हमारे निबंध लेखन में समावेशित करना होता है। हमें हमारे निबंध में फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, इंडेक्स आदि का भी उपयोग करना होता है, जो हमारे निबंध में चार चांद लगाने का काम करता है। और ये चीज़ें हमारी बात को और अधिक मुखर रूप से अभिव्यक्त करती हैं। हमारे निबंध में हमें कोटेशन, उद्धरण, लघु प्रसंग, कहानियाँ आदि का भी प्रयोग करना होता है। हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारे जो निबंध लेखन में अतिवादी सोच और अतिवादी विचार बिल्कुल भी उभर के नहीं आने चाहिए। व्यावहारिक एवं पॉजिटिव निष्कर्ष और समाधान देना होता है हमें हमारे निबंध में। दोस्तों, इस निबंध को हम पढ़कर देखते हैं कि जिन महत्वपूर्ण बातों को अधिकांश शिक्षकों द्वारा बताया जाता है इसमें वे शामिल है या नहीं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निबंध को पढ़कर इसे समझने की। भारत की आज़ादी के बाद कुछ वर्षों में अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों में यह आम सहमति थी कि भारतीय संघ बहुत दिनों तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। दोस्तों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब अधिकांश जो पश्चिम चिंतन है वो इस बात पर अधिक जोर दे रहा था कि भारत जो है इतना विविधता वाला देश है, वह हमेशा इस तरह से संघ के रूप में एकजुट नहीं रह सकता। आखिर अफ्रीकी महाद्वीप से भी अधिक विविधता वाला बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुनस्लीय, अपरिपक्व गरीब लोकतंत्र किस प्रकार अस्तित्व मान रहेगा। दोस्तों, उस समय की जो वास्तविक सच्चाई थी भारत की, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जो है बहुभाषी, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषाएं पाई जाती है। दोस्तों, हमें सुनने में भी आता है भारत के बारे में कि हर कोस पे बदले बानी और दो कोस पे पानी, ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बहुधार्मिक है, यस, हमें अधिकांश धर्म देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। बहुनस्ल है और साथ में उस वक्त हमारा जो लोकतंत्र था गरीब के साथ साथ अपरिपक्व था। भारत के लोगों में लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की समझ भारत के लोगों को नहीं थी। इसीलिए पश्चिम के विद्वांस इस प्रश्न को उठा रहे थे कि क्या भारत एक संघ के रूप में अस्तित्व उसका आगे रह पाएगा। प्रश्न उठता है कि वह कौन सी शक्ति थी जिसने भारत को राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा। वस्तुतः यह विविधता के प्रति सहनशीलता, सहिष्णुता, यहाँ तक कि उसको एकता का सकारात्मक कारण मानकर उसका संवर्धन ही था जिसने राष्ट्रीय एकता को कम नहीं होने दिया। दोस्तों, इसके अंदर दो क्वालिटी बताई गई है कि सहनशीलता और सहिष्णुता, ये दो ऐसे गुण थे भारतीय जनता के अंदर जिसने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद अनेक वैज्ञानिकों, अनेक विशेषज्ञों का मानना था कि चूंकि भारत में इतनी विविधता है, अतः तीव्र विकास एवं राष्ट्रीय एकता के लिए तानाशाही, असहिष्णु शासन जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना था कि भारत चूंकि इतना विविधता वाला है, इसलिए इसके अंदर शुरुआती स्तर पर हमें तानाशाही एवं असहिष्णु शासन जरूरी है, उसके बाद हमें लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए। आखिर फ्रांस, अमेरिका, चीन आदि राष्ट्रों ने भी राष्ट्रीय एकता के लिए प्रारंभिक वर्षों में असहिष्णु शासन प्रथाओं का ही सहारा लिया था। सन
1789 में फ्रांस की क्रांति के समय मात्र 12% जनता फ्रेंच बोलती थी। 1800 तक आते आते इसका प्रतिशत 90% तक ले जाया गया। दोस्तों इस बात की पुष्टि की गई है कि शुरुआत में एक तानाशाही एवं असहिष्णु शासन था फ्रांस में, जब मात्र 12% जनसंख्या फ्रेंच बोलती थी। 1800 तक आते आते 90% तक इस फ्रेंच भाषा को ले जाया गया और इस फ्रेंच भाषा को जो है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अश्वेतों महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया। चीन ने धार्मिक दमन ब्रैकेट में बताया गया है सिंजियांग प्रांत में उइगुर मुस्लिम और तिब्बत में तिब्बती बौद्ध। तो चीन ने क्या किया? धार्मिक दमन किया। चीन ने धार्मिक दमन का सहारा लेकर राष्ट्रीय एकता स्थापित की। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से अमेरिका, चीन और फ्रांस ने राष्ट्रीय एकता के लिए शुरुआत में लोकतंत्र को नहीं अपनाया। शुरुआत में तानाशाही शासन और तानाशाही प्रथाओं का प्रयोग किया, परंतु भारतीय नेताओं का विचार एकदम उल्टा था। विविधता की वजह से तानाशाही को जरूरी न मानकर, चूंकि विविधता थी अतः लोकतंत्र को सहिष्णुता को आवश्यक माना। तो मतलब भारतीय नेता थे, उन्होंने स्वतंत्रता को, लोकतंत्र को और सहिष्णुता को ज़्यादा जरूरी माना, जिसका अभाव विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देता। यदि उस समय भारत में लोकतंत्र को, सहिष्णुता को बढ़ावा नहीं दिया जाता तो भारत के अंदर सच में विघटनकारी शक्तियाँ उभर सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के विपरीत सहिष्णुता को राष्ट्रीय एकता की कुंजी मानने के कई कारण थे। सबसे पहले प्रथमतः यह भारतीय संस्कृति के 3 गुणों में सर्वसमावेशिता, सर्वकल्याण और विविधता को सम्मान के अनुकूल था। तो हमने जो भी अपनाया वह सर्वसमावेशिता, सर्वकल्याण एवं विविधता को सम्मान के अनुकूल था। यह एक वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति। दोस्तों ये कठ उपनिषद से लिया गया एक वाक्यांश है। एक ही परम ब्रह्म सबके अंदर भिन्न भिन्न रूपों में अवस्थित है तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया एवं मुंडे मति भिन्न ताम निरुद्ध प्रयोज्येत। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है, सबके समागम से ही संसार की रचना होती है के द्वारा इन 3 गुणों को क्रमशः समझा जा सकता है। दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा ही हेवी बना दिया गया है इसके अंदर संस्कृत वाक्यांश का प्रयोग करके, और हमने देखा कि किस चतुराई से उपयोग किया गया है भारतीय एकता को दर्शाने के लिए कि नहीं भाई, हमें सहिष्णुता ही चाहिए थी और सहिष्णुता के दम पर ही भारत की जो विविधता है एकता में परिलक्षित हो सकती थी। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िएगा। दूसरे, भारत के विभाजन की परिस्थितियों में संप्रदायवाद एवं कम्युनिस्ट तानाशाही के खतरनाक बीज छुपे हुए थे, जिन्हें क्रमशः गांधी जी की हत्या एवं हैदराबाद राज्य में कम्युनिस्ट विद्रोह द्वारा समझा जा सकता है। अतः सहिष्णुता से कोई भी समझौता इन खतरों के आमंत्रण द्वारा राष्ट्रीय अस्तित्व को ही समाप्त करने की क्षमता रखता है। दोस्तों हमने देखा कि यदि हम असहिष्णुता को अपनाते, तानाशाही वाला शासन शुरुआत से ही करते, तो और ज़्यादा देश के ऊपर खतरा मंडराता और ज़्यादा विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय होकर देश के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिशें करती। वर्तमान में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सहिष्णुता के परिपोषण द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करते हैं। भाषाई सहिष्णुता एक ऐसा ही क्षेत्र है। 1967 के त्रिभाषा फार्मूले एवं 1956 के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा जनता को अपने आधार पर स्थानीय समझ में आने वाली भाषाओं के आधार पर शासन करने का स्वतंत्र दिया। वहीं दूसरे प्रदेशों की भाषाओं जैसे उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण भारत में हिंदी को स्वैच्छिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। दोस्तों इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से हमने भाषाई फार्मूलों को तो अपनाया, लेकिन हमने इस बात की भी स्वतंत्रता दी कि जो व्यक्ति जिस भाषा को चुनना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है।
1960 के दशक के भाषाई दंगे, जो कि विशेषकर इसमें तमिलनाडु को उदाहरण दिया है कि 1960 के भाषाई दंगे में से लेकर हाल में दार्जिलिंग के क्षेत्र में गोरखा द्वारा बंगाली भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के विरुद्ध प्रबल अलगाववादी आंदोलन इस बात के प्रमाण हैं कि भाषाई असहिष्णुता किस प्रकार देश की एकता को समाप्त कर रही है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं। 22 भाषाएं तो मात्र संविधान में ही है, लेकिन हम देखते हैं कि हर 2 कोस पे हमारी वाणी बदल जाती है। तो इसलिए इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि हमें भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा संकीर्ण नहीं होना है, साथ ही भाषा एक अलगाववादी आंदोलन को भी शुरू करने का दम रखती है। धार्मिक रूप से संविधान द्वारा मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों अनुच्छेद 25 से 28 तक के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो धार्मिक रूप से संविधान द्वारा मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों एवं धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 से 30 का समावेशन करके धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस पैराग्राफ में भी इस बात की वो अभिव्यक्त किया गया है, या इस पैराग्राफ में भी इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि हमने हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 और 29 से 30 के अंदर जो स्वतंत्रता देकर हमने राष्ट्रीय एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। 1992 के बाबरी विध्वंस और उसके बाद व्यापक हुए दंगे, मुंबई में बम विस्फोट ने मुंबई व देश भर की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला। 1984 के सिख विरोधी दंगे में पृथक खालिस्तान की मांग को अनचाहे ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक नैतिक आधार प्रदान कर दिया, जिसका दुरुपयोग खालिस्तान आतंकवादियों द्वारा खूब किया गया। यह राष्ट्रीय एकता के प्रयासों को बड़ा ही झटका था। दोस्तों, इसके अंदर हमने देखा बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ, मुंबई के अंदर दंगे हुए, किस तरह से सिख विरोधी दंगों के कारण खालिस्तान की मांग उठने लगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक खतरा बन जाती है। नस्लीय स्तर पर सहिष्णुता वस्तुतः भारत की जनजातीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको पता है कि भारत के अंदर बहुत सारे नस्ल के लोग रहते हैं, इसलिए जनजातीय एकता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नस्लीय स्तर पर भी सहिष्णु रहें। भारत की मुख्य भूमि के अलावा मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया से आए समुदायों की काफ़ी आबादी निवास करती है। बिना इनको समावेशित किए राष्ट्रीय एकता की वास्तविक प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, हमने इसका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का समावेशन भी इस निबंध में देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समावेशन भी इस निबंध के अंदर किया गया है। भारत का उत्तर पूर्वी भाग, जो कि पूर्वोन्मुख विदेश नीति, संसाधनों के दोहन एवं सामाजिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, आज उसके प्राय सभी राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं अलग अलग कारणों के चलते अलगाववादी आंदोलन हमारा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली और बेंगलोर जैसे महानगरों में उत्तर पूर्वी छात्रों से दुर्व्यवहार की शिकायतें आम हैं, क्योंकि इन दोनों स्थितियों को अलग करके देखना चाहिए। क्या इन दोनों स्थितियों को अलग करके देखना चाहिए? शायद नहीं। एक राष्ट्र के रूप में विविध नस्लों के लोगों की स्वीकार्यता एवं परस्पर सहिष्णुता के बिना हम राष्ट्रीय एकता नहीं अपितु विखंडन की ओर ही बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वापस इस निबंध के टॉपिक को ही इंटरलिंक कर दिया गया है कि हमें जो देश है उसके अंदर हम बहुत सारी नस्लें के साथ यदि रहना नहीं सीख पाएंगे तो हमारा देश विखंडन की ओर आगे बढ़ेगा, ना कि एकता की ओर आगे बढ़ेगा। आदिवासी क्षेत्रों में नक्सल आंदोलन, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय एकता के विशालतम खतरे के रूप में है, उसके पीछे भी इसी प्रकार की असहिष्णुता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वन अधिकारियों द्वारा वनों से उनके ऐतिहासिक संबंधों की अवहेलना, आदिवासी भागों की प्राकृतिक संपदा का शेष भारत के लिए या शेष भारत के लाभ के लिए दोहन तथा आदिवासी संस्कृति, कला आदि का शेष भारत में विस्तार हुए बिना शेष भारत की संस्कृति उन आदिवासी लोगों पर थोपने का प्रयास करना, ये सभी आदिवासी परंपराओं के उनके हितों के तथा आर्थिक न्याय के प्रति हमारी असहिष्णुता को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ में इस बात को बताया गया है कि जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज है और बाकी पूरा शहरों में रहने वाला भारतीय समाज है,
किस तरह से एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हैं, किस तरह से उनकी आर्थिक नीति और संस्कृति दोनों को एक दूसरे से प्रभावित करती है। वस्तुतः हमें स्वयं से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, कितने आदिवासी त्यौहार हम मनाते हैं, उत्तर पूर्व के कितने खाद्य पदार्थों को हम प्रयोग कर पाते हैं, अपनी मातृभाषा के अलावा हम कितनी भारतीय भाषाओं को सीखने का प्रयास हमने किया है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण सर्बिया से कोसोवो का अलगाव, सोवियत संघ का विघटन, चीन के जिनजियांग प्रांत में शक्तिशाली अलगाव आंदोलन, ये दर्शाते हैं कि देश के विभिन्न भागों की संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता का अभाव राष्ट्र की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकता है। वर्तमान में कुछ घटनाओं जैसे कि गुजरात में ऊना के दलितों को पीटना, गोरक्षकों द्वारा मुस्लिम गोपालकों पर हमला करना, पश्चिम बंगाल में मुहर्रम के समय दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाना, 3 तलाक के विषय को अल्पसंख्यकों पर अनुचित दबाव के लिए प्रयोग करना, ये सब प्रयास आदि के द्वारा भारतीय एकता पर कुछ नए खतरों का आभास हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समय रहते सहिष्णुता की घटनाओं पर इसके अंदर वर्डिंग मिस्टेक है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें समय रहते असहिष्णुता की इन घटनाओं पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए। असहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता के विषय के समग्रता से विवेचन के लिए 3 अन्य संदर्भों में भी ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमें सहिष्णुता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बचा होने के बावजूद भी 70 वर्षों में पर्याप्त प्रगति हासिल की है। इस प्रगति का अभिज्ञान एवं संदर्भ तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की गतिविधियों का प्रसार एक दक्षतापूर्ण कार्य होगा। जाति आधारित शोषण अस्पृश्यता के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हासिल की है। अस्पृश्यता निरोधक कानून, गैर जमानती हरिजन एक्ट तथा सरकारी सेवाओं एवं चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण के द्वारा उनकी स्थिति में व्यापक सुधार लाया गया है। सो दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि हमने आज़ादी के जो 70 वर्ष हमारे हो चुके हैं, तब हमने कौन सी प्रगतियां हासिल की है। हमने अछूतों के प्रति और महिलाओं के प्रति और आदिवासियों के प्रति हमने कितने व्यापक सुधार किए हैं और कौन से एक्ट बनाए हैं। इसी प्रकार की योजनाओं को महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं विभिन्न सूक्ष्म नस्लों के लिए भी सक्रियतापूर्वक संवर्धित किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, हिंदू बहुविवाह, उत्तराधिकार में लैंगिक समानता आदि के क्षेत्र में भी पाई गई सफलता का प्रयोग एवं अन्य सामाजिक असहिष्णुतापूर्ण प्रथाओं जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि में भी करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, हमने जितनी भी सफलता पाई है, हमें और भी अधिक सफलता पाने की ज़रूरत है। दूसरी बात की जा रही है इसमें, सहिष्णुता का अर्थ अनैतिक प्रथाओं, देश विरोधी गतिविधियों या प्रतिगामी धार्मिक मान्यताओं का परिपोषण कदापि नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(1) के अंतर्गत नागा प्रथाओं के प्रति सहिष्णुता का प्रयोग महिलाओं के वैध अधिकार जैसे कि नगर निकायों में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ को सम्मान का अर्थ उनके अलोकतांत्रिक अनैतिक प्रथाओं को स्वीकृति के रूप में नहीं निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया गया कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म है और धर्मों के अंदर सबके अलग अलग पर्सनल लॉ है, लेकिन मात्र नैतिकता का हवाला देते हुए हम इस बात को नहीं मान सकते कि यदि वहाँ पर कोई गलत प्रथा हो रही है तो उसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, संसद में बिल पास हुआ। तो यदि किसी धर्म के अंदर कोई गलत प्रथा है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से हमें संवैधानिक रूप से कार्रवाई करनी ही चाहिए। तीसरी बात की गई है कि विविधता के प्रति सहिष्णुता केवल आंतरिक स्तर पर ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर भी होना चाहिए। सो दोस्तों, फिर वापस से इस निबंध के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को अभिव्यक्त किया गया है कि विविधता के प्रति जो सहिष्णुता है हमें वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं कि विदेशी सहिष्णुता का अभाव आंतरिक राष्ट्रीय एकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय यूनियन के त्याग के बाद स्कॉटलैंड द्वारा पुनः ब्रिटेन से अलग हो जाने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव, पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों जैसे भारत में कश्मीर व पंजाब, तो पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों में असहिष्णुतापूर्ण आतंकवाद को समर्थन देने का परिणाम स्वयं पाकिस्तान में भी
सिंध, बलूचिस्तान एवं पूर्वी प्रांत में अलगाववादी आंदोलन के रूप में सामने आया है। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया कि ब्रिटेन ने जब ब्रेग्जिट किया तो किस तरह से उसी का एक छोटा सा भाग जिसको स्कॉटलैंड कहा जाता है वो खुद भी ब्रिटेन से अलग होने की मांग करने लगा। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां कराकर दूसरे देशों में अशांति फैलाता है, उसी के देश के अंदर बलूचिस्तान उत्तर पूर्वी प्रांत में पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो निष्कर्ष के रूप में लिखा गया है कि सहिष्णुता विशेषतः भारत के संदर्भ में पारस्परिक, ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता की कुंजी है। तो जिस टॉपिक पर निबंध लिखना था उसी टॉपिक्स को आखिरी में कंक्लूड कर दिया है कि सहिष्णुता विशेषतः भारत के संदर्भ में पारस्परिक, ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता की कुंजी है। इसका उचित एवं न्यायपूर्ण परिपोषण तथा इसके नाम पर अनुचित कार्यों या फिर तुष्टीकरण पर रोक लगाकर हम देश में एक नीचे से ऊपर प्रस्फुटित एकता की भावना का विस्तार कर सकते हैं। सो दोस्तों, नीचे से ऊपर का मतलब बॉटम टू अप, मतलब हमें सहिष्णुता का लेवल इतना करना होगा कि हर छोटे से छोटा बच्चा भी, गांव का इंसान भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सहिष्णुता का मतलब समझे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सहिष्णुता की भावना को लेकर जाए।